हेलो फ्रेंड्स। कल हमने आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था। फर्स्ट चैप्टर आप उस चाहें तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग एक ही चैप्टर में सारे मिक्स किए हैं, कुछ कईयों ने अलग अलग पार्ट्स कर रखे हैं। तो हम आपको ये कहें कि हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं इस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें आपको नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लेक्चर वाइज डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो कुछ चीज़ें मैंने आपसे साथ कल डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। अब मैं उसके आगे की चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आज हम जो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं या उसको समझने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, तभी किसी डिसीजन पे पहुँचें कि आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। क्योंकि आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आपका कोई एक भी पॉइंट और छूट गया तो आपका फ़्लो ख़त्म हो जाएगा और आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पूरा पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को, और उसके बाद ही अगर आपको अच्छा लगता है तब आप लाइक और शेयर करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आप लोगों को गुड्स के टाइप्स बताए थे, अलग अलग कैसे होते हैं, फ़्लो के बारे में बताया था, स्टॉक बताया था, रियल फ़्लो, मनी फ़्लो, सर्कुलर फ़्लो, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए उसी पार्ट में से ये दो टर्म्स हो रहे हैं हमारे पास जिनको मुझे बताना है ताकि उस पार्ट को कंप्लीट करूँ। ठीक है, दो टर्म यूज होते हैं हमारे, लीकेज और इंजेक्शन। देखिए लीकेज आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार पढ़ी है कि लीकेज क्या होती है। घरों में पानी टपकता है तो हम क्या कहते हैं कि नल लीक कर रहा है या वहाँ से पानी लीक हो रहा है। ठीक है, छत लीक हो रही है। तो लीकेज का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में से कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लिया जाए या निकल जाए तो उसको हम कहते हैं लीकेज। तो पानी बह रहा है, मान लीजिए पाइप है, ये पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और उस पाइप में कहीं से वो टूट जाए हल्का सा और उसमें से वो पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके निकलने लगे, तो हम क्या कहते, तभी तो हम कहते हैं पानी लीक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमी में लीकेज का क्या मतलब है। अब ये कह रहा है इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेज, savings and import, it reduces aggregate demand and the level of income। यानी ये कह रहा है कि जो जब हम कुछ पैसा, जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है, मनी का फ्लो मैंने आपको कल बताया था, तो रियल फ्लो मनी फ्लो में से अगर कुछ पैसा हम किसी वजह से विड्रॉ कर लें, यानी हमारे देश की इकोनॉमी में जितना कैश है, मनी है, वो किसी वजह से कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेज, सेविंग, हमें टैक्स पे करने पड़ते हैं तो हमारे पास से फंड्स कम हो जाते हैं, रिसोर्स कम हो जाते हैं। हम सेविंग्स करते हैं तो कुछ पैसा हम बचा के रख देते हैं तो वो फ्लो में से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, या फिर हम अपनी तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, बंद करके रख पड़ी रहती है। कुछ लोग जो ब्लैक करते हैं मनी को, वो तो दीवारों में गड़वा देते हैं, तो वो सब क्या है, लीक कर रहे हैं पैसे। यानी जो मनी का फ्लो था मार्केट में, जितनी सप्लाई थी मनी की, वो हमने रोक के उसमें से कुछ पैसा अलग करके रख दिया तो वो फ्लो से बाहर हो गया। तो जब पैसा बाहर हो जाता है फ्लो से तो उसको हम कहते हैं लीकेज ऑफ मनी। एंड इम्पोर्ट, हम बाहर से विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं तो पेमेंट भी बाहर करते हैं, तो इस वजह से जो हमारे देश का पैसा है वो देश से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इट रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम। ये कह रहा है जो हमारी इनकम का लेवल होता है और जो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड होती है किसी चीज़ की। अब देखिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे देश की डिमांड को हम शामिल करते हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। ठीक है, आपने 11th में डिमांड के बारे में पढ़ा है, तो वो डिमांड थी एक कंज्यूमर की, लेकिन अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए पूरे देश में कितनी डिमांड है किसी चीज़ के लिए, मनी की भी डिमांड होती है, तो मनी की जो टोटल डिमांड है उसको भी ये कम कर देता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इंजेक्शन। अब देखिए इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर एक सिरिंज में कुछ दवाई लेके आपकी बॉडी के अंदर उस दवाई को डालता है सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से। तो वो क्या कह रहा है, यानी कुछ बाहर की चीज़ अंदर डाल रहा है, इंजेक्ट कर रहा है उसके अंदर। तो ये क्या कह रहा है, देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी जब एक्स्ट्रा पैसा जो पहले फ्लो में नहीं था, वो पैसा जब हम अपने फ्लो में डालते हैं, जो हमारा मनी फ्लो चल रहा था उसमें हमने और एक्स्ट्रा मनी इंक्लूड कर दी,
इंट्रोड्यूस कर दी, बढ़ा दी, कैसे कुछ भी कह लीजिए आप। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंसेज, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर का भी पैसा आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है तो गवर्नमेंट का भी पैसा वो भी आता है खजाने में से, तो मार्केट को बढ़ाता है, मनी को बढ़ाता है। ये कह रहा है इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इनकम। अब देखिए इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखिए ये तो था जो आपकी TR जैन वगैरह की बुक हैं उनके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट था। ठीक है, अब उसके ये अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी की। इसको कई लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, लेकिन इसका सही वर्ड प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है, तो इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कह सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। देखिए यानी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी उस जोग्राफिकल प्लेस को हम कहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वहाँ के लोग, वहाँ का गुड्स या प्रोडक्शन जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कैपिटल है, पैसा है, वो उसमें फ्रीली घूम सकता है या सर्कुलेट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, और देखिए पहले इसका स्कोप ऑफ देख लेते हैं, फिर हम आपको डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, ये कह रहा है क्या क्या शामिल होगा इसमें, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिस्ट्रियल वाटर एंड एयर स्पेस। यानी देखिए इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल ज़मीन ही हमारी शामिल होगी, इसके अंदर हर देश को समुद्रों में कुछ हिस्सा मिलता है, जो देश समुद्रों के किनारे बसे होते हैं उनको समुद्र में कुछ हिस्सा मिलता है, तो उसको, और हवा में, हवा भी हमारा एरिया है, हम अपने एरिया में अपने देश के ऊपर से कितने भी हवाई उड़ाएं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, यानी कोई दूसरा देश उसमें किसी तरह से दखल नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन हम दूसरे देश के ऊपर से अपना जहाज उड़ाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं, तो वो उनकी इच्छा है, वो हमें अलाउ करेंगे या नहीं। तो हमारे देश के ऊपर की हवा, हमारे देश के अगल बगल का पानी, समुद्र का एरिया या हमारे देश की नदियाँ, वो सभी हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है ये, एम्बेसीज, कंसलेट्स, मिलिट्री बेसेज ETC लोकेटेड एब्रॉड। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान से समझनी है। हमारे देश की एम्बेसीज, आपने सुना होगा कि इंडियन एम्बेसी ने पाकिस्तान में ये किया। ठीक है, यानी हर देश की एम्बेसी दूसरे बड़े देशों में बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारे देश की एम्बेसी हो, कंसलेट्स हो, यानी हमारे देश के कुछ कंसल्टेंट हों जो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर रह के काम कर रहे हैं, या मिलिट्री बेस हो। कई बार क्या आपने सुना होगा अमेरिका की सेना इराक में रखी हुई है, अफगानिस्तान में रखी हुई है, तो वहाँ पर वो सेना, आर्मी अपना बेस बनाती है। तो ऐसी चीज़ें भी जो हमारी हैं लेकिन है दूसरे देशों में, जो पूरी तरह से हमसे रिलेट करती हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा मानी जाएंगी। इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाई द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। हमारे देश की कोई एयरलाइंस है जो कि जिसके ओनर या जिसको ओन किया जा रहा है हमारे देश से या हमारे देश से मैनेज किया जा रहा है, उन कंपनी, जो एयरक्राफ्ट चलाने वाली कंपनी है, जैसे आप देखते हो एयर इंडिया है, इंडिगो है, यानी जितनी भी ऐसी एयरलाइंस हैं जो एक से ज़्यादा देशों के बीच में भले ही फ़्लाइट चला रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम होगी वो इनकम हमारे देश की ही इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के लोगों के द्वारा खिलाई जा रही है। ठीक है, आगे कह रहा फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाई रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। हमारे देश के लोगों के द्वारा, रेजिडेंट्स के द्वारा विदेशों में भी वाटर में से, जल में से, समुद्र में से कोई ऑयल निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, फिशिंग की जा रही है, तो उनका भी जो रिलेशन होगा या उनकी इनकम जो होगी, उनकी जो प्रोडक्शन होगा, वो भी हमारे देश के लिए ही शामिल किया जाएगा, उस देश में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं, चाहे वो एयर की बाउंड्री हो, चाहे हमारे वाटर की बाउंड्रीज हो, या हमारे जो कहते हैं लैंड, ज़मीन की बाउंड्री हो, ठीक है, जैसे बॉर्डर कहते हैं, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। दूसरा, हमारे देश की एम्बेसीज हो, कंसलेट्स हो, मिलिट्री बेसिस हो, ठीक है, जो कि बाहर विदेशों में लोकेट हैं,
तो उनको भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा माना जाएगा। हमारे देश के लोगों के द्वारा जो शिप्स चलाई जा रही हैं, चाहे एयरक्राफ्ट चलाया जा रहा है, वो सभी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और ये कह रहा फिशिंग वेजल्स। देखिए फिशिंग वेजल्स क्या होते हैं, ये वो जहाज़ होते हैं जिनके द्वारा जो मछुआरे होते हैं बड़े बड़े जहाज़ों पर जाके वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं या ऑयल निकालने का काम करते हैं, गैस निकाल रहे हैं समुद्र के अंदर की गहराइयों से, ज़मीनों से, तो दूसरे देशों में जाके कर रहे हैं, तो उनकी इनकम भी हमारे देश में ही शामिल की जाएगी। ये माना जाएगा कि इनकी एक्टिविटी हमारे देश से ही रिलेटेड है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर रेजिडेंट शब्द बहुत यूज हुआ, ठीक है। तो रेजिडेंट कौन होगा हमारे देश का, किसको हम ये कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट है ये, ठीक है। देखिए दो वर्ड होते हैं, आप दो वर्ड समझ लीजिए पहले। एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है सिटीजन, ठीक है। तो सिटीजन तो वो होता है जिसे हम कहते हैं देश का नागरिक है, जिसने जो हमारे देश में रहे चाहे ना रहे, अगर उसे हमारे देश की सिटीजनशिप मिल गई है तो वो हमारे देश का हमेशा सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। चाहे वो पैदा होने के कुछ साल बाद ही इंडिया से बिल्कुल परमानेंटली बाहर रह रहा हो, लेकिन है वो सिटीजन हमारे, ठीक है, जब तक कि वो हमारे देश की सिटीजन खोजना छोड़ दे, ठीक है, या उसकी सिटीजन किसी वजह से कैंसिल ना कर दी जाए, तब तक वो सिटीजन बना रहेगा। लेकिन रेजिडेंट कौन है वो समझ लीजिए, हमें यहाँ पर ज़रूरत है रेजिडेंट की। तो ये क्या कह रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन ए कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। यानी नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी कि आपको नॉर्मली हमारे देश में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। कितना रहना पड़ेगा वो मैं अभी नीचे बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी बता दूंगा, नीचे नहीं दिया होगा तो मैं आपको अपनी तरफ से बता दूंगा, ठीक है। कि सबसे पहली बात कि वो हमारे देश में ही रहना चाहिए, और दूसरी बात ये कि उसको वहाँ पर रह के केवल रहना ही नहीं है, आप उसको यहाँ पे रह के इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करनी है। यानी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो सेंटर होगा वो भी वही प्लेस होना चाहिए जिस देश में हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट काउंट कर रहे हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कौन सी लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा रहने के बावजूद। तो देखिए जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वाला केस, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आने वाले सभी लोग उसी देश के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहे हैं, ठीक है। तब देखिए एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, देखिए इनको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी। अब देखिए सीधी सी बात है, अब हमारे देश की एम्बेसी हमारे देश में काउंट हो रही है, भले वो विदेशों में, तो विदेशियों की जो एम्बेसी है वो हमारे देश में काउंट कैसे हो जाएगी, तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं माना जाएगा। उसे एम्बेसी को उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस देश से वो रिलेटेड है। चाहे जैसे इंडिया की एम्बेसी और पाकिस्तान में, तो वो इंडियन एम्बेसी है, नाम उसका इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में लोकेट है, कोई दिक्कत नहीं, तो इंडियन एम्बेसी है तो उसको इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। भले ही वो पाकिस्तान में लोकेट है, 1 साल भी रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही है वो वहाँ पर रह के, लेकिन उसको पाकिस्तान का नहीं माना जाएगा। ऐसी भारत में पाकिस्तान की वो हो एम्बेसी या उसके ऑफिशियल्स हों या डिप्लोमेट्स हों, तो उनको भी हम इंडिया का वो नहीं मान सकते, वो पाकिस्तान के ही माने जाएंगे। दूसरा कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट ETC। हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं, स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, या कोई कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हो जो किसी ऐसा कोई व्यापार करने के लिए आए हों हमारे देश में फिर चले जाएं, तो उन लोगों को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। इन चीज़ों को आप बड़ा फोकस कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आपके 1-1 नंबर वाले मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से डीपली पूछे जा सकते हैं, और आप जैसे स्टूडेंट अक्सर गड़बड़ करते हैं, मैं हर साल देखता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा, इसको क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इनसे, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आप कितना सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आप स्कूल जा नहीं रहे, उस वजह से आपको अपना टेस्ट देने का वो मौका नहीं मिल पा रहा जो स्कूलों में पता चल पाता है। तो देखिए पहली बात क्या हुई, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल ऑफ फॉरेन एम्बेसी, विदेशियों की जो एम्बेसी हमारे देश की हैं, देश के अंदर है, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। विदेशी ट्रैवलर आएँ, टूरिस्ट आएँ और स्टूडेंट्स आएँ, उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। इसके अलावा पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, ऐसे लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं,
चाहे वो किसी भी देश के हों। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, ठीक है, ETC, यानी इस तरह से जो भी हैं, वर्ल्ड बैंक, आपको कोई भी किसी भी तरह के जो हो, तो उनको अगर हम उनमें जो काम करने वाले लोग हैं आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। जैसे देखिए, आपका जो IMF है वो कहाँ पर है, आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। IMF है आपका अमेरिका में, USA में, ठीक है। तो USA में अब लोग वर्ल्ड बैंक है USA में, तो अब ये थोड़ी है कि वर्ल्ड बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं वो USA के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, नहीं। US, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आपके, जो पूरी दुनिया के लिए होते हैं, इनको किसी एक देश का हम नहीं मान सकते। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है इसके लिए रूल, कि उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो वास्तव में जिस देश से, जिस कंट्री को वो रिलेट करते हैं, जिस नेशन को वो रिलेट करते हैं, जिससे रिलेटेड हैं। जैसे कोई इंडियन वर्ल्ड बैंक में वर्क कर रहा है, ठीक है, इंडियन वर्ल्ड बैंक में वर्क कर रहा है, बोले 5 साल से कर रहा है वहाँ पे, लेकिन वो हमेशा इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक USA में ही क्यों ना हो। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट। डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल ऑफ फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी का कोई भी मेंबर हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स जो व्यापार करने के लिए हमारे देश में आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं। तीसरा, स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये भी जो बाहर विदेशों से हमारे देश में पढ़ने के लिए आए हैं, तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले लोग हैं वो उसी देश के माने जाएंगे जिस देश में वो लोग, जिस देश से वो वास्तव में रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ल्ड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होता, तो उसमें पाकिस्तानी, जर्मनी, रूस, अमेरिकन, चाइनीज सब लोग वर्क कर रहे होते, तो वो लोग उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते जिस देश के वो हैं। इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट उनको किसी को भी नहीं माना जाता। ठीक है, और देखिए, रिलेटेड एग्रीगेट्स को बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी बाकी इन लोगों के अलावा जो दूसरे लोग हैं, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए पूरी करनी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात है, उसको 1 साल हाँ जी, उसको 1 मिनट, वन ईयर, या तो 1 ईयर और उससे ज़्यादा रहना पड़ेगा, या तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक उसको वहाँ पे रहना ज़रूरी है। अगर वो 1 साल से कम पीरियड के लिए इंडिया में रह रहा है, बाहर विदेशी है, कोई विदेशी आया, इंडिया में रहा ऐसे ही, और उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी की, लेकिन 1 साल वो यहाँ पे नहीं रहा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते। 1 साल से ज़्यादा रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है हमारे यहाँ पे, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ऊपर के एक्सेप्शनल्स को छोड़ने के अलावा बाकी जो भी लोग होंगे उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, चाहे वो इंडियन हो या इंडियन नहीं हो। इसमें ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन ही हो, इंडिया के बाहर का भी होगा, और वो हमारी दोनों कंडीशंस को पूरी करता है, कि वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, और उसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है उसकी कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके पहले मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट से पहले आपको बताया मैंने एक डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, यहाँ पे आपके लिए नॉर्मली हमारे 4 होते हैं जिन पे हमें फोकस करना है। पहला, GDP, दूसरा NDP, तीसरा GNP,
ठीक है, और फोर्थ हम ले सकते हैं एन। ठीक है, हमें 4 चीज़ों में फोकस करनी है यहाँ पे। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबसे पहले आप देख सकते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ जो आपका फैक्टर कॉस्ट है उसको हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जीडीपी की। जीडीपी क्या है, इसके बारे में बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 10th में भी वर्ड आया, 11th में भी जीडीपी बीच बीच में आ जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जीडीपी को डिफाइन आप नहीं कर सकते। देखिए, जीडीपी को हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है आपको, तो जीडीपी किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, देखिए समझना बात को डिटेल में, किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर जो देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, क्या समझाया मैंने, किसी देश की, चलिए नॉर्मल रेजिडेंट को हम बाद में बात करते हैं, किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्शन आपके गुड्स का भी हो सकता है, आपके सर्विसेज का भी हो सकता है। ठीक है, तो जब उन सभी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को हम टोटल कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं उसका जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी हमारी 2 तरह की होती है, एक फैक्टर कॉस्ट पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब मार्केट प्राइस तब कब बोला जाएगा जीडीपी को, जब तक उसमें से टैक्स हमने माइनस नहीं किया है। जब तक हमने टैक्स नहीं दिया सरकार को तब तक वो मार्केट प्राइस है, और टैक्स दे देंगे तो उसकी वैल्यू क्या बच के आएगी, फैक्टर कॉस्ट, यानी हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो हमारी इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा चेंज करना किस तरह से चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तीसरा या सेकंड हमें कहना चाहिए एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए जीडीपी और एनडीपी, डीपी सेम है दोनों में, बस जी से एन हो रहा है। तो जी का मतलब था ग्रॉस और एन का मतलब है नेट। तो आपको बताया गया है ग्रॉस और नेट में क्या चेंज होता है कि ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं अगर, तो आपका नेट निकल के आ जाएगा। बाकी सारा सेम है ऊपर की तरह। फैक्टर कॉस्ट को एमपी और एफसी अलग अलग चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, 5वें नंबर पर आ जाइए डायरेक्ट एनएनपी। एनएनपी को जानने से पहले आप जानिए जीएनपी। ठीक है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जीडीपी और जीएनपी में केवल जो चेंज हुआ है, देखिए एक मिनट, जे है आपका जी डी और पी, और ये है हमारा जी एन पी। तो देखिए चेंज क्या हुआ, डी से एन चेंज हुआ है केवल, यानी ये वाला पार्ट हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, तो डी से, डी का मतलब क्या था हमारा डोमेस्टिक, और एन का मतलब क्या है यहाँ पे नेशनल। तो डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है अभी नीचे। ठीक है, बाकी सारा सेम है। अगर जी की यहाँ पे ही अगर ये हमारे पास एनडीपी होता, एक मिनट, एनडीपी होता और हमें निकालना होता लास्ट का एनएनपी, तो देखिए यहाँ भी सेम है। तो डी को हमें एन में कन्वर्ट करना है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, एमपी और एफसी बात की बात है। तो देखिए इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस तरह से हम निकालते हैं। जीडीपी का मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आप निकाल लोगे। ठीक है, इसको देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, या आप अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं आप इसे। यानी जो जीडीपी एट एमपी है वो क्या क्या है, किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में एक साल के अंदर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का सब प्रोडक्शन किया जा रहा है उन सब के टोटल को हम मिला के क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी। क्या समझे, जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एमपी के लिए क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इसने डायरेक्ट बता दिया कि आप इसे एनडीपी एट एफसी कैसे निकालोगे इससे। देखिए या इसको आप चेंज करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इन सबका मतलब समझ लीजिए। जीडीपी एट एफसी समझिए पहले।
ये कह रहा है इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जब हम जीडीपी एमपी वाली डेफिनेशन में बस हम टैक्स को अलग कर दें, टैक्स की वैल्यू को माइनस कर दें, तो हमारा जो बच के आता है उसको हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। थर्ड चीज़ हम बात करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए अभी चेंज करना मैं आपको एक साथ बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जीडीपी और एनडीपी में केवल जी का एन चेंज हुआ है, ग्रॉस से नेट हुआ है। देखिए पहले वाले एन का मतलब नेट है और बाद एन के साथ दूसरा एन आ जाए उसको हम कहते हैं नेशनल। ठीक है। तो ग्रॉस को नेट में बदलने का क्या मतलब है, जब हम जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है सर्विसेज का डोमेस्टिक टेरिटरी में उसमें से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दें तो वो हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए यहाँ तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। ठीक है। लेकिन एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें जीडीपी एट एमपी में से तो हमारा एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। यहीं पर अगर वो हमसे कहता है कि आप निकालिए एनडीपी एट एफसी, तो आपको मालूम है क्या करना है कि वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इन ए अकाउंटिंग पीरियड नॉट इंक्लूडेड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यानी टैक्स और डेप्रिसिएशन को हम जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे तो क्या बच के आएगा, जी एन डी पी एट एफ सी। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे इसने करके बताया आपको, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे एन डी पी एट एम पी का फॉर्मूला क्या है, जी डी पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन। यानी जी को एन में बदलना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना। और एम पी को एफ सी में बदलना होता है, क्या करते हैं, एम पी माइनस टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है। तो देखिए नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफ सी मैंने बता ही दिया आपको डेफिनेशन, इसकी ये लिए लीजिए। एन डी पी एट एफ सी कैसे निकलेगा, जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। और देखिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी कर देंगे हम इसमें से, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेल वगैरह पे लिया जाता है, जैसा जीएसटी आपका सेल्स टैक्स है, वैट है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्प की जाती है, जो प्रोड्यूसर है उसको जो हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम कहते हैं सब्सिडी। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। इसको नहीं पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और वो भी एमपी पे। इसको पढ़िए पहले। ठीक है। हाँ जी। तो देखिए इसको पढ़िए पहले, फिर हम ऊपर जाएंगे। इसमें ऊपर नीचे कर दिया है थोड़ा सा। तो देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। अब देखिए जीडीपी में और नेशनल में अंतर क्या है, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। अब देखिए समझने की चीज़ यहाँ पे क्या है। ऊपर हम पढ़ रहे थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना भी प्रोडक्शन हो, वहाँ पे ये नहीं बोला था उन्होंने नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, चाहे वो हमारे देश का है चाहे विदेशी हो, किसी के भी द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उन सबको हम शामिल कर रहे थे जीडीपी में। लेकिन जीएनपी की यहाँ पे बात आ गई, यानी डोमेस्टिक की बात हो गई हमारी नेशनल की। तो जब हम नेशनल की बात करेंगे तो हम केवल उसको काउंट करेंगे कि हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा क्या प्रोडक्शन किया गया है, उन लोगों के द्वारा कितनी इनकम अर्न की गई। तो जब हम उनकी टोटल अर्निंग्स को शामिल कर लेते हैं, अर्निंग्स भी दो तरह की होती हैं आपकी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। इनको भी समझ लीजिए लगे हाथ आप यहाँ पे। ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम, सॉरी हाँ मैं कह रहा था फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, जब हम इनकम अर्न करने के लिए, हमें कुछ करना पड़ता है, चाहे हम अपने पैसा किसी को इन्वेस्ट करें उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, हम किसी के लिए काम करें उसके बदले में हमें सैलरी या वेजेज मिल रही है। ठीक है। या हम किसी को अपना बिल्डिंग रेंट पे दें तो उसके बदले में हमें रेंट मिलेगा। तो यानी हम इनकम अर्न करने के लिए कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड कराएं। अगर मैंने आपको फैक्टर्स वगैरह बताए थे कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स का मालिक होता है, प्रोड्यूसर उनका यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो जो फैक्टर प्रोवाइड करा के जो इनकम प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और सेकेंड इनकम होती है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम वो होती है जो हमें बिना कुछ किए मिल जाती है।
या गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, उसके लिए कोई ओल्ड गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं करता। तो यानी इस तरह, या विधवा पेंशन होती है, विडो पेंशन जिसे कहते हैं। तो किसी भी तरह की ऐसी इनकम जिसके लिए हमने कोई फैक्टर प्रोवाइड नहीं कराया है गवर्नमेंट को, फिर भी हमें कोई इनकम प्राप्त होती है, तो उसको हम बोला जाता है ट्रांसफ़र इनकम। यानी ये वन साइडेड होती है, लेकिन फैक्टर इनकम टू साइडेड होती है, या टू डायमेंशनल कह सकते हो आप फैक्टर इनकम को, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम वन डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी देश के अंदर या सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, ऊपर मैंने बताया नॉर्मल रेजिडेंट में कौन काउंट होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो टोटल इनकम अर्न की जा रही है उसको, टोटल को हम कहेंगे GNP एट MP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें अभी हमने ना तो डेप्रिसिएशन माइनस किया है और ना ही हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया है। अब GNP में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, समझना, GNP में से ही अगर हम, अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम, ग्रॉस नेशनल कहाँ गया यार, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखिए ये आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको समझ लीजिए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस में क्या है, ग्रॉस और नेट का अंतर है केवल, फिर से। तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा, इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं कर रहे वो, यानी डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देगा और हम GNP में से, GNP एट MP में से और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, वो निकल के आ जाएगा हमारा क्या, वो निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, NNP किस पे, ये MP पे, इज इक्वल टू GNP माइनस डेप, समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा। तो अगर हम NNP निकालना है हमें MP पे, तो हमें GNP एट MP में से डेप माइनस कर देंगे तो हमारा NNP एट MP निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हम बात करें, GNP हो गया, NNP हो गया, और MP और FC में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम ही है, MP में से जब हम कन्वर्ट माइनस कर दें अगर किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें और सब्सिडी को ऐड कर दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, NNP एट FC या GNP एट FC, जैसी भी कंडीशन हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक एग्रीगेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए नेशनल में, डोमेस्टिक में क्या 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 शामिल होंगे, GDP और NDP, MP और FC दोनों पर। ठीक है, और नेशनल की बात करेंगे तो आपका GNP एट MP, NNP एट MP और FC, इन दोनों पर, यानी पहली चार चीज़ें आपकी आएंगी डोमेस्टिक में और बाकी लास्ट की चार चीज़ें आएंगी आपकी नेशनल में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, एक चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक चीज़ को हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब वो आपसे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, केवल वो कहेगा कैलकुलेट या कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम, तो आपको NDP एट FC निकालना है। क्या बात समझ में आई? जब डोमेस्टिक इनकम की बात करेगा वो आपसे ये नहीं कहेगा GDP कैलकुलेट करो या NDP कैलकुलेट करो, वो आपसे कहेगा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कीजिए। तो ऐसे केस में आपको समझना है, ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है NDP एट FC। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यानी डोमेस्टिक इनकम NDP FC को कहा जाएगा, और जब नेशनल इनकम की बात होगी तो नेशनल इनकम क्या होगी, देखिए यहाँ समझ लीजिए, नेशनल इनकम ये रहा। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, जब हम NNP एट FC निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम निकालने के लिए कहेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, NNP एट FC। क्लियर है? तो जब वो डोमेस्टिक इनकम की बात करेगा तो हम निकालेंगे NDP FC, और जब वो बात करेगा नेशनल इनकम की तो हम निकालेंगे NNP एट FC। ठीक है,
आई थिंक क्लियर है। बाकी तो वो ऊपर वाली जो डेफिनेशंस हैं वही दे रखी है यहाँ पे, और समझने ज़्यादा डिटेल में आपको। अब देखिए इसके बाद जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो भी दो बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। एक मिनट, हाँ जी। जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो भी दो बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। एक तो होता है करंट प्राइस पे और दूसरा होता है कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा देश में होता है कि जीडीपी कैलकुलेट गलत की गई है, जीडीपी का फॉर्मूला गलत लगाया है, पुराने सिस्टम चेंज कर दिए। तो देखिए करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या होते हैं वो समझ लीजिए। करंट प्राइस का मतलब होता है कि जिस साल की हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल में जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कराई है, जो प्रोड्यूस की हैं, उनकी वास्तविक वैल्यू उस साल में क्या थी, उसके हिसाब से हम उनको वैल्यूड करंट ईयर के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। और जब हम उनको पिछले कुछ प्राइसेस के हिसाब से कंपेयर करें, वैल्यू करें उनकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्राइस। यानी कोई एक ईयर को हमने बेस मान लिया। ठीक है, जैसे आपने उसमें स्टेट्स में पढ़ा होगा लास्ट में इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर, तो उसमें हम किसी एक ईयर को बेस मान लेते थे। ठीक है, तो जब बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे समझना है कि जब करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ये देखिए यहाँ पे नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, या नॉमिनल जीडीपी भी इसको कई लोग कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉमिनल जीडीपी क्या है तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड when goods and services produced by normal resident within and outside of a country in a year valued at current year's price is called national income at current prices। यानी जब हम नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी हो चाहे विदेश में हो, उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न की गई है और उनका वैल्यूशन हमने जो करंट प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं जब उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें क्या क्या शामिल है फॉर्मूले में। बाई इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। हम नेशनल इनकम को बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्यू इंटू बाई का मतलब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी की बात करेंगे, पी उनका जो करंट प्राइस है उस पर पी उससे प्राइस से अप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इंटू पी कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। ध्यान रखना, इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कैलकुलेट रियल जीडीपी, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, वो आपको मैं आगे बताऊंगा वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गया नेशनल इनकम एज कांस्टेंट प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नेशनल इनकम। तो ये कह रहा है जब बैंक गुड्स एंड सर्विसेज, एक मिनट छोटा कर देता हूँ, बैंक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड ऑफ ए कंट्री in a year valued at constant price, i.e. base year's price is called national income at constant price, या हम इसको क्या कहेंगे, रियल नेशनल इनकम। तो देखिए फॉर्मूला सेम है, बस प्राइस चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कौन सा लेंगे हम, प्राइस लेंगे हम कांस्टेंट वाला यानी बेस ईयर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये टर्म भी समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं इसको आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले बताऊंगा नेशनल इनकम के, तो उनमें ये सारे टर्म्स आपके यूज होने वाले हैं, तो इसलिए ये टर्म मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है अकाउंट की भाषा में बोले इसको सेल्स, कि सेल्स की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एंटरप्राइज, या हमें कहना चाहिए इकोनॉमीज के द्वारा जो भी वैल्यू एडिशन, यानी जो हमने टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगला टर्म है इसमें वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ए फर्म एंड वैल्यू ऑफ इनपुट बॉट फ्रॉम द अदर फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि वैल्यू एडेड का डिफरेंस है एक, वो किस किस में, वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और उसमें से माइनस कर दें कि जो हमने दूसरी फर्म से गुड्स खरीदा था उसको माइनस कर दें, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी उसको माइनस कर देते हैं हम इसमें से, सेल में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड, जिसे आप अकाउंट की लैंग्वेज में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है,
प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए मैं आपको बस ये थोड़ा सा और कराने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं है, पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है। बाकी का पार्ट में आपको इसमें से थोड़ा सा ही कराने वाला हूँ बस ये, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो देखिए क्या कह रहा है, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी मोर देन वंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। यानी जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक ही गुड्स हमारा दो दो बार काउंट हो जाए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने में, तो उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सो इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मेरे लिए हो सकता है कि जो गुड्स फाइनल गुड्स था तो मैंने उसको अपना फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। जैसे मान लीजिए एक मिल्कमैन है, उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दूध है। अब वो दूध को दूसरे ने यूज करके उससे खोआ बना लिया, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल था, तो वो गुड्स भी उसने दूध को शामिल कर लिया अपने यहाँ भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यानी एक ही चीज़ जब बार बार काउंटिंग हो जाए प्रोडक्ट के रूप में, या ये हो सकता है कि जो गांव के दूध वाले होते हैं उनसे मैंने डेयरी पे दूध खरीद लिया और वही दूध मैंने फिर दूसरों को डेयरी से बेचना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ, सेम दूध दो दो बार काउंट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमने दूसरों से खरीदी होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको हम वैल्यू में से माइनस करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू एडेड निकल के आ जाए कि वैल्यू बढ़ाई कितनी, तो जो एक्चुअल बढ़ी हुई वैल्यू होती है हम केवल उसको काउंट करते हैं, ठीक है, ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये कह रहा है वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, हम केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट करें। और दूसरा कह रहा है बाई वैल्यू एडेड मेथड, यानी जो वैल्यू एडिशन है उसको हम अपना सकते हैं। अरे यहाँ पे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरे बोर्ड्स के सिलेबस में है, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको ना नहीं पढ़ेंगे, हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल डिस्पोजल इनकम ये भी नहीं है आपके में, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। ये बाकी का जो पार्ट रह गया है इसको मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ, और अगले वीडियो में आपको इनको साथ में जो आइटम्स हैं, ये जो पार्ट रह गया है इसका थोड़ा सा, उसको कराएं। साथ साथ में आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के जो 3 मेथड हैं हमारे, उन तीनों मेथड को आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद जब अगली वीडियो आएगी उस वीडियो से मैं आपको इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊँगा NCERT में आए हुए, ठीक है। और मुझे लगेगा कुछ कम रह गए क्वेश्चन NCERT में कि कुछ और बताना ज़रूरी है उनके लिए, तो मैं आपको अलग से भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमारा एक पीरियड और चलेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, उसके बाद हमारे दो तीन लेक्चर में केवल आपके न्यूमेरिकल के लिए दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करेंगे। इस चैप्टर को या इस यूनिट को कराने में तो इससे रिलेटेड जो आपकी दूसरी अगली वीडियो आएगी उसमें आपके सारे आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। और अगला वीडियो जब आप मेरा देखने बैठें इसके बाद, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि मैं आपको उसमें GDP MP से लेकर उसको NNP at FC तक कन्वर्ट करना सिखाने वाला हूँ। उसके अलावा सारे फॉर्मूले बताऊँगा जिससे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी बड़ा बोझ आपके ऊपर से उतर जाने वाला है। ये जो आपके चैप्टर हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, चाहे आपकी बुक में कितने भी चैप्टर्स में इसको दिया जाए, यानी ये जो यूनिट है पहली, इस यूनिट को 10 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपके 40 में से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, इसलिए इस पर पूरा फोकस करना है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तभी आप, जिससे मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करे, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लेके आऊँ, कलेक्ट करूँ, मेहनत करूँ आपको समझाने में पूरा, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मेरे को और आगे करने के लिए वो मिलेगा, क्योंकि मेरा आगे का प्लान ये भी है कि आपको इकोनॉमिक्स अकाउंट की तो करा ही रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने शुरू कर दी है। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ से यानी जून से मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें हर चैप्टर को सॉल्व करने के बाद उससे रिलेटेड मैं आपको उसकी केस स्टडीज़ किस तरह से सॉल्व करनी है वो भी आपको सिखाऊंगा, किस तरह से केस स्टडी को पकड़ते हैं वो भी बताऊंगा,
किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें नंबर लेते हैं, पूरी चीज़ें आपको बीएस में सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों से कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।